Hello everyone, welcome to Onboarding. I am Twinkle Gedwal, your English faculty, and I have been teaching English for the last 3 years for government competitive examination. So, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप 100 रूल्स पढ़ने वाले हैं, बल्कि 100+ रूल्स ही हो जाएंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। इस टॉपिक को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके एग्ज़ाम्स नियर हैं और जो बच्चे रिपीटेड हैं, जो बच्चे दोबारा एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए एक रिवीजन सीरीज़ रहने वाला है। प्लस जो बच्चे फ्रेशर्स और चाहते हैं कि उनका पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, सो उनके लिए भी बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, इफ़ यू गाइज रियली लाइक द कंटेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और वीडियोस को कर दीजिए लाइक। अब विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ओके, चलिए। ऑर्डर, सबसे पहले हमारा रूल कहता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का ऑर्डर कैसा होना चाहिए। देखिए, आपको सभी को पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। आप सभी को पता होगा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने का काम करते हैं। समझे बात? किसी भी सेंटेंस में जो अवॉइड करते हैं नाउन की रिपीटेशन को, नाउन बार बार रिपीट ना हो, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला, जैसे सपोज अगर मैं बोलती हूँ, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देयर वॉज अ किंग, मैंने लिखा देयर वॉज अ किंग एंड द किंग वॉज वेरी क्लेवर। द किंग वॉज वेरी क्लेवर। द किंग was fond of alcohol. ओके, ये मैंने एक पैरा लिखा है छोटा सा, जिसमें 3 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है देयर वॉज अ किंग, एक किंग था। दूसरा सेंटेंस बोलता है द किंग वॉज वेरी क्लेवर, राजा बहुत तेज था। और थर्ड सेंटेंस बोलता है द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ एल्कोहल, राजा अल्कोहल का शौकीन था। ठीक है। अब जब मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करती हूँ तो फर्स्ट सेंटेंस में मुझे पता है कि किंग की बात हो रही है, लेकिन जब मैं सेकंड सेंटेंस में बात करती हूँ तो किंग दोबारा रिपीट होता है और थर्ड सेंटेंस में भी किंग रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जब मैं किंग की बात कर रही हूँ और आगे वाला फर्दर सेंटेंस भी किंग के ही बारे में है, किंग के ही बारे में बता रहा है, तो हमें कोई नीड नहीं है किंग को रिपीट करने की। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे क्या यूज़ होते हैं? प्रोनाउन यूज़ होते हैं। प्रोनाउन यूज़ होते हैं। तो किंग क्योंकि जेंडर मेल है, इसलिए मैं जेंडर मेल के लिए यूज़ करूँगी प्रोनाउन ही। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस में अगर मैं देखती हूँ, किंग के स्थान पे मैं दोबारा यूज़ करूँगी प्रोनाउन ही। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, कभी भी आप ना किसी के अपने बारे में किसी को बताते हैं या आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? माई नेम इज़ लेट्स से रोहित। माई नेम इज़ रोहित प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। रोहित स्टडीज इन क्लास 2nd। रोहित लव्स टू ड्रिंक लेमनेड। तो ये जो सब सेंटेंस हैं, तो क्या आप जब अपने बारे में बताते हैं बार बार अपना नाम रिपीट करते हैं? नहीं, आप पहले सेंटेंस में नाम लेते हैं कि मेरा नाम रोहित है या उस लड़के का नाम रोहित है, वह खेल में बहुत अच्छा है, तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं ना उसके लिए वह या वो खेल में बहुत अच्छा है, वो ये करता है, वो करता है कि नहीं? तो ये जो सेंटेंस में नाम के स्थान पे यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्रोनाउन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटेंस में
नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करता है। जैसे आप देखो किंग क्या है, किंग एक नाउन है, तो किंग एक नाउन है तो नाउन की रिपीटेशन को ये ख़त्म कर रहा है। रेपिटेशन ख़त्म करने से क्या होता है, रेपिटेशन ख़त्म करने से हमारा जो सेंटेंस है वो शॉर्ट प्लस ब्यूटीफुल बनता है, शॉर्ट प्लस ब्यूटीफुल बनता है। ठीक, अब दूसरी बेसिक बात अगर मैं आपसे बोलती हूँ यही कि प्रोनाउन होते कैसे हैं, प्रोनाउन होते कैसे हैं, तो प्रोनाउन होते हैं जनरली लाइक मैंने बोला ही, माय, शी, दे, देयर, ठीक है, ईच, एवरी, वन, वॉट, ठीक है, वॉट, ईच अदर, वन अनदर, etc। तो ये सब क्या हैं, ये सब प्रोनाउन हैं, ये सब प्रोनाउन हैं। और आप लोग बहुत सारी जानते भी होंगे कि ही, शी, इट, माई, दे, माइन, आवर्स, योर्स, ये सब क्या है, ये प्रोनाउंस है। लेकिन कुछ लोगों को जानने में थोड़ा शौक लगा होगा, क्या ईच एवरी, वन, वॉट, ईच अदर, वन अनदर प्रोनाउन है? यस, प्रोनाउन है, प्रोनाउन होते हैं ये। और ये मैंने अपने सेशन में जब मैंने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया है वहाँ मैंने बहुत ही इन पे बेस्ड रूल्स बहुत डेप्थ में डिस्कस किए हुए हैं। डोंट वरी, इस वीडियो में भी आपको बहुत रूल्स पता होने वाले हैं। टॉप रूल्स की सीरीज़ है तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट तो देने वाला है। ठीक है, चलिए, तो प्रोनाउन कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, नाउ अब आप मुझे बताइए, अब सबसे पहली बात ये है, एक होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मैं यहाँ बता देती हूँ। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन और एक होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, तीन बातें होती हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। मान लीजिए मैं हूँ और मैं किसी से बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं हूँ और मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो जब मैं बात कर रही हूँ मैं हो जाती हूँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, मैं हो जाती हूँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। लेकिन जब मैं किसी से, सामने वाले से बात कर रही हूँ तो वो हो जाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। मैं जिससे बात कर रही हूँ वो पर्सन हो जाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो हो जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो हो जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैं हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है ना, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, वो है आई और वी। करेक्ट। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंदर आता है यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर आता है ही, शी, इट, दे। ठीक है ना, दे या फिर किसी का नाम, किसी का नाम जिसके बारे में हम नाम लेके भी तो बात कर सकते हैं ना, तीसरे के बारे में, तो ही, शी, इट, देयर या फिर किसी का नाम, ये आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, चलिए, अब सबसे पहली बात अगर मैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन देखूं तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रोनाउन का ऑर्डर जानना। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी सेंटेंस में ना एक से ज़्यादा प्रोनाउन देखने को मिल जाते हैं। क्या बोला मैंने, कभी कभी सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउंस देखने को मिल जाते हैं, तो उस केस में अक्सर ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि प्रोनाउन कौन सा पहले आएगा। सपोज दो प्रोनाउन एक सेंटेंस में आए हैं, लाइक एक आया है आई, एक आया है ही, तो अब अब ये कन्फ्यूजन होता है क्रिएट कि ही पहले लिखूं या फिर आई बाद में लिखूं। जैसे मैंने बोला ही एंड आई आर गोइंग टू टेम्पल, तो अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ही पहले लिखूं कि आई पहले लिखूं। मान लीजिए तीन प्रोनाउन आए, आई, यू एंड ही, तो इस केस में मैं कौन सा प्रोनाउन पहले ऑर्डर करूं, कौन सा प्रोनाउन फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड नंबर पे आएगा। तो बस यही हम इस हेडिंग के अंदर जानेंगे
कि प्रोनाउन का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए प्रोनाउन का ऑर्डर, अगर सेंटेंस जनरल सेंटेंस है, अगर सेंटेंस जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नॉर्मल है या फिर पॉजिटिव है, तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 3 1, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑर्डर प्रोनाउंस का? 2 3 और 1। 2 3 1 क्या है? 2 3 1 सिंपली 2 सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, 3 थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और 1 के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मैंने ये बोला यू ही एंड आई आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, तुम, वह और मैं एक मूवी वॉच करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कभी भी आपको सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन दिखे तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उन प्रोनाउंस पे नंबरिंग कर लो। नंबरिंग मतलब उनके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लो। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक। ही क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो मैंने नंबरिंग कर ली, ये करना है पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम करना है जस्ट गो थ्रू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस का मीनिंग पकड़ो कि अगर सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाला रूल लगाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में नेगेटिव है तो उसमें ऑर्डर अलग हो जाता है। फिलहाल देखते हैं यू ही एंड आई आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, तुम, वह और मैं क्या करने जा रहे हैं? मूवी को वॉच करने जा रहे हैं। तो जब मूवी देखने जा रहे हैं तो सेंटेंस तो नॉर्मल है, सेंटेंस तो नॉर्मल है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। मूवी देखने जा रहे हैं तो जब सेंटेंस नॉर्मल है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1, 2 3 1 और 2 3 1 ही यहाँ पे गिवन है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं। ना अब मैं आपको बता दूं, अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आता है, नेगेटिव सेंस का मतलब मान लो तुमने किसी की हाथ पैर तोड़ दिए, या तुमने किसी कोई क्षमा आ रही है, या कोई क्षमा आ रही है, या कोई सॉरी का फील आ रहा है, या कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है, मारने का सीन आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंस ही तो कंसिडर किए जाते हैं ना। जब नेगेटिव सेंस आएगा ना सेंटेंस का, तो आप जो ऑर्डर करेंगे वो ऑर्डर करेंगे 1 2 3। प्रोनाउन का ऑर्डर कैसे हो जाएगा? प्रोनाउन की ऑर्डरिंग हो जाएगी 1 2 एंड 3, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे। आई, यू एंड ही हैव ब्रोकन हर लेग्स, तो मैंने, तुमने और उसने उसका पैर तोड़ दिया। अब पैर तोड़ना अच्छी बात थोड़ी होती है, नेगेटिव सेंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो, मैंने पहला काम बताया, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। आई 1 हो जाता है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाता है और ही हो जाता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है ना, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो जाता है, ठीक। अब मैंने बताया है दूसरा काम आपको क्या करना है, जस्ट गो थ्रू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आई, यू एंड ही हैव ब्रोकन हर लेग्स, टांग तोड़ दी, पैर तोड़ दिया, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है तो ऑर्डर कैसा होना है? ऑर्डर होना है 1 2 3, और यहाँ पे भी हमारा ऑर्डर कैसा है? 1 2 3 के फॉर्मेट में है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि कभी भी आपको सेंटेंस में 2 प्रोनाउन दिख जाएं, कभी भी आपको सेंटेंस में 2 प्रोनाउन दिख जाते हैं, और कंडीशन ये है कि उनमें से, उन 2 प्रोनाउन में से पहला प्रोनाउन जो होगा वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। कैसा प्रोनाउन होगा? फर्स्ट पर्सन का। दूसरा प्रोनाउन कैसा भी हो सकता है, वो सेकंड का भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी हो सकता है। समझ में आई बात? आई रिपीट, कभी भी आपको सेंटेंस में 2 प्रोनाउन दिख जाएं और उन 2 प्रोनाउन की शर्त ये है कि उन दोनों में से एक प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो कंपल्सरी होना चाहिए। सेकंड प्रोनाउन कोई सा भी हो सकता है, सेकंड प्रोनाउन सेकंड भी हो सकता है, सेकंड प्रोनाउन थर्ड भी हो सकता है,
लेकिन एक प्रोनाउन पक्का फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए। उस केस में जो हमारी ऑर्डरिंग होगी वो 1 2 भी हो सकती है, वो 2 1 भी हो सकती है, वो 1 3 भी हो सकती है, और वो 3 1 भी हो सकती है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इस केस में कभी भी आप जब ऑर्डरिंग ऐसे होगी, इस सीक्वेंस में होगी, कभी भी पर्सनल प्रोनाउन का अगर आपको सेंटेंस में पजेसिव केस यूज़ करना है, पजेसिव केस यूज़ करना है, तो आप हमेशा अवर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? अवर यूज़ करेंगे, ठीक है। इस केस में हमेशा पजेसिव केस अवर का यूज़ होगा, ठीक है। कभी भी सेंटेंस में 2 प्रोनाउन दिख जाए तो एक प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए, तो ऐसे केस में पजेसिव केस हमेशा अवर यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? आर यूज़ होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आई एंड यू हैव टू डू आर ड्यूटी सिंसियरली, तो आई क्या है? आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, करेक्ट है। यू क्या है? यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारा पजेसिव केस आया है यहाँ पे, वो आया है आवर। क्या आया है? क्या आया है बेटा? यहाँ आया है आवर, ठीक है, यहाँ आया है आवर। ओके, ना ही एंड आई वॉन्ट यू टू कम आवर ऑफिस, ठीक है। ही एंड आई वॉन्ट यू टू कम आवर ऑफिस, तो ही क्या है बेटा? ही है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और 3 और 1 एटलीस्ट एक तो फर्स्ट पर्सन का है ना, एक तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ही। तो इस केस में जो हमारा पजेसिव केस यूज़ होता है वो होता है अवर, और यहाँ भी क्या आया है बेटा? यहाँ भी आया है अवर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, प्लीज़ कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में, वेट अ मिनट, ओके, अगर सेंटेंस में 2 प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और एक प्रोनाउन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। मैंने बोला अगर किसी सेंटेंस में 2 प्रोनाउन है और एक प्रोनाउन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और एक प्रोनाउन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इस केस में जो पजेसिव केस यूज़ होगा वो यूज़ होगा योर। क्या यूज़ होगा बेटा? वो यूज़ होगा योर, ठीक है। जैसे, और ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर हमेशा 2 और 3 के फॉर्मेट में रहेगा, मतलब पहले 2 आएगा और फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलती हूँ यू एंड ही आर स्ट्रगलिंग फॉर योर लाइवलीहुड, तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन, और ही क्या है? थर्ड पर्सन, और 2 और 3 के अकॉर्डिंग आने वाला जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है? यहाँ पे योर है। क्या है यहाँ पे? योर है, कि तुम और वह अपनी लिवलीहुड के लिए, जीविका अर्जित करने के लिए क्या कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, यू एंड शी आर कॉन्टिन्यूसली पुलिंग योर सॉक्स अप टू स्टे इन द टीम, तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, शी क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, आर कॉन्टिन्यूसली पुलिंग योर सॉक्स अप टू स्टे इन द टीम। तो पुल योर सॉक्स अप जो है ये एक इडियम है, पुल योर सॉक्स अप, पुल वन सॉक्स अप, ये एक इडियम है, ठीक है ना, ये एक इडियम है। ओके, वेट अ मिनट, ऑलराइट। तो ये एक ईडियम है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना, पूरे एफर्ट्स लगा देना, ठीक है। सो तुमने और उसने कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो? एफर्ट्स लगा रहे हो, सो दैट कि आप टीम में बने रहो, ठीक। तो 2 and 3, देखिए 2 and 3 आया है, और इसके अकॉर्डिंग आने वाला जो प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, वो क्या है? योर है। वो क्या है? योर है। तो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया।
नाउ थर्ड लास्ट पॉइंट आता है कि अगर सभी प्रोनाउंस प्लूरल हैं, तो अगर सारे प्रोनाउंस प्लूरल हैं तो उस केस में जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 2 3 के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा एंड देन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला वी यू एंड दे हैव डिसाइडेड टू डू इट, तो वी क्या है? मैंने सबसे पहली बात बोली है कि आप नंबरिंग कर लो। वी क्या है? सेकंड पर्सन। यू क्या है? थर्ड पर्सन। सॉरी वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन एंड दे क्या है? थर्ड पर्सन, राइट? ओके, ऑलराइट। तो जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कैसा है? प्लूरल है। वी तो प्लूरल होता है ना। यू क्या है? ये भी प्लूरल है। और दे क्या है? ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो जब तीनों ही प्लूरल हैं तो फॉर्मेट कैसा होगा? 1 2 3 के फॉर्मेट में ही होगा। तो ये थे प्रोनाउन की ऑर्डरिंग, जो कुछ ऐसे आपको एग्जामिनेशन में एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस है तो ऑर्डरिंग होगी 2 3 1 में। ठीक है, 2 3 1 में। अगर नेगेटिव सेंस है तो 1 2 3, प्लूरल है तो भी 1 2 3, और अगर दो हैं और उनमें से एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो 1 2 भी हो सकती है, 2 1 भी हो सकती है, और 3 है तो 1 3 भी हो सकती है, 3 1 भी हो सकती है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। और जब 2 और 3 है तो 2 और 3 के ऑर्डर में ही होनी है। पहले 2 आना है, फिर बड़ा वाला आना है, 3 आना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, राइट? चलिए, अब हम बात करते हैं 1 की। 1 देखिए, 1 क्या है? 1 अपने आप में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है ना? और इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनको, जो जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करते, जिनसे जेंडर का क्लैरिटी होता ही नहीं है कि मेल के बारे में बात कर रहा है या फिर फीमेल के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही आपको पता होगा, मैंने अपने सेशन में बताया है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन और जैसे होता है एवरीबॉडी, जैसे होता है एवरीवन, ठीक है ना, जैसे होता है एवरीथिंग, ठीक है, तो ETC, तो ये भी क्या होते हैं? ये भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस ही होते हैं। ठीक, तो रूल ऑफ 1 क्या कहता है? सबसे पहले तो बात ये जान लो कि 1 अपने आप में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1 से हमें जेंडर का स्पेसिफिकेशन नहीं होता, स्पेसिफाई नहीं करता है ये जेंडर, इसलिए इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। नहीं पता चलता है कि मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है जब तक आप जेंडर स्पेसिफाई ना कर दो एक नाउन का यूज़ करके। ठीक है ना, नाउन का यूज़ करके। दूसरी बात यह है कि 1 कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग कभी भी 1 किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो इसके अकॉर्डिंग आने वाला जो पॉजेसिव केस है वो यूज़ होगा वंस। क्या यूज़ होगा? वंस। और जो रिफ्लेक्सिव केस है वो यूज़ होगा वन सेल्फ। क्या यूज़ होगा? वन सेल्फ। तो पॉजेसिव केस जो यूज़ होगा 1 के अकॉर्डिंग वो होगा वंस, एंड रिफ्लेक्सिव केस में यूज होगा हमारा ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस में यूज होगा हमारा वन सेल्फ। ऑलराइट, क्या यूज होने वाला है? वन सेल्फ। नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड वंस। 1 और वंस में क्या डिफरेंस है? 1 होता है सिंगुलर और इसी को अगर मैं प्लूरल करना हो तो मैं लिखूंगी वंस। कुल मिला के 1 होता है सिंगुलर फॉर्म और 1 का प्लूरल होता है वंस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, करेक्ट। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं की पॉइंट आपको जो बता दूँ वो ये बता दूँ कि कभी भी
वन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज, कभी भी वन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज मत कीजिए। वन से पहले कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? सबसे पहले जान लेते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स जो जैसे माई, ठीक है, जैसे माई, जैसे हिज, जैसे हर, जैसे योर, ठीक है ना, जैसे देयर, तो ये सब क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो पोजीशन दिखाने का काम करते हैं या रिलेशन दिखाने का काम करते हैं नाउन के साथ, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद एक नाउन लेते हैं, क्या लेते हैं? अपने बाद एक नाउन लेते हैं, लेकिन वन तो प्रोनाउन है, तो इसलिए वन से पहले कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज होता ही नहीं है। तो फिर किस चीज़ का यूज होता है वन से पहले? वन से पहले हमेशा यूज होता है एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउंस का, और एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे योर्स हो जाता है, जैसे हर्स हो जाता है, ठीक है, जैसे देयर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउन के अंदर ऑलरेडी एक नाउन हिडन होता है, और एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउन मैंने डिटेल में समझाया हुआ है अपने सेशन में। जब मैंने प्रोनाउन कराया है तो वहाँ पे मैंने बहुत डेप्थ में इस चीज़ को समझाया है। यहाँ अभी 15 से 20 मिनट लग जाएंगे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है ये एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउन। गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउन, आप चाहते हैं कि इसको डेप्थ में समझना, इसका कॉन्सेप्ट समझना, सो गो एंड वॉच माई सेशंस ऑफ प्रोनाउन, राइट। ओके, फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए कि वन से पहले एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। You can write yours one, but you cannot write your one, ठीक है ना? ओके, नाउ यहाँ से देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल आया, वन शुड लव वंस कंट्री या हिज कंट्री, बताइए क्या आएगा? वंस कंट्री आएगा कि हिज कंट्री आएगा? वन, देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वन, और मैंने ये बात आपको अपने सेशन में भी बताई है और आज मैं फिर बता रही हूँ कि प्रोनाउन का यूसेज, चाहे प्रोनाउन पजेसिव केस का हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस का हो, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नेचर पे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है, कभी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का पजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? वन है, तो वन के अकॉर्डिंग यूज होने वाला जो देखिए जो पजेसिव केस है वो तो वंस है ना, तो इसलिए हम वंस यूज करेंगे ना कि हिज यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता, ये लिखा होता अगर ही शुड लव डैश कंट्री, तब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज यूज होता, हिज यूज किया जाता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वन मस्ट बी ट्रू टू वन सेल्फ या वंस, क्या आएगा बताइए? वन मस्ट बी ट्रू, किसी को अपने आप से ट्रू होना चाहिए या फिर अपना के ट्रू होना चाहिए। देखिए वंस तो एक पोजेशन शो कर रहा है, अब पोजेशन शो करने के लिए ऑब्वियसली इसको बाद में क्या चाहिए? नाउन चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई नाउन है नहीं, तो इसलिए वंस तो आएगा नहीं, वंस तो यूज नहीं होगा, लेकिन वन मस्ट बी ट्रू टू वन सेल्फ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके। एसएससी का कोई भी एसएससी हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, वन का जो केस है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, मतलब कोई ऐसी शिफ्ट नहीं बचती होगी जहाँ से वन का कोई मतलब अगर मान लीजिए एक ना एक शिफ्ट में पक्का आता ही है, वन से एरर पक्का बनती है, ठीक है। तो वन अपने आप में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। चलिए
और ये जो मैंने आपको बताया है पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला, ये मेंस लेवल का एरर है, ये मेंस लेवल में पूछा जाता है। वन से पहले एब्सोल्यूट पॉजेसिव वाला, और ये मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। ऑल राइट नाउ ऑल राइट ओके। अब मैं बात करती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम कब करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बार शक्ल दिखा दूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जैसे माई सेल्फ, जैसे हिमसेल्फ, जैसे हर सेल्फ, ठीक है ना, जैसे themselves, ठीक है ना। तो ये होते हैं जैसे yourself, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या होते हैं, कुछ इस तरह दिखते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं। ये तो आपने शक्ल बता दी, ठीक है मैम, ये तो आपने शक्ल बता दी कि ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कब यूज़ होता है इनका। तो इनका यूज़ ये वो प्रोनाउंस होते हैं जब 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 सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिस होता है, तब इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ होता है। इनको रिफ्लेक्सिव क्यों कहा गया है, इनको रिफ्लेक्सिव इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं सेंटेंस लिखती हूँ, I am enjoying myself at the party. I am enjoying myself at the party, कि मैं खुद अपने आप पार्टी में एंजॉय कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैं खुद अपने आप पार्टी में एंजॉय कर रही हूँ। तो माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, माई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है इस प्रोनाउन आई को। किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को, मतलब सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो तो आई है। तो आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है कि मैं खुद, माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वतः, क्या होता है, स्वतः या फिर स्वयं से, स्वयं से, है ना, स्वतः या फिर स्वयं से। तो मैं खुद पार्टी एंजॉय कर रही हूँ, मैं खुद में अपने आप पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं खुद में, तो माई सेल्फ कहीं ना कहीं मैं खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आई को रिफ्लेक्ट तो कर रहा है ना, तो इसलिए इन्हें, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं सब्जेक्ट को, इसलिए इन प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और अब देखते हैं इनका यूज़ कहाँ होता है। जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, कभी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, क्या बोला मैंने, कभी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, मिसिंग होगा। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट मिस होगा तो तब यूज़ होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तब यूज़ होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला राहुल रैंग द बेल, राहुल रैंग द बेल, राहुल ने घंटी बजाई। अब इस सेंटेंस में जो राहुल है ना वो डूअर है। राहुल क्या है, डूअर है।
क्योंकि सेंटेंस का जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, वही तो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। तो राहुल यहाँ पे डूअर है। रैंग हो जाती है हमारी वर्ब। रैंग क्या है? क्योंकि एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड हमारी क्या होती हैं? वर्ब होती हैं, ठीक है। बजाना, तो रैंग हो जाती है वर्ब। यहीं अगर मैं देखूं बेल, बेल हमारी हो जाती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर। क्यों रिसीवर बोलते हैं? क्योंकि जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट, जो डूअर काम कर रहा है, उसका उसका इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है, उसका इफेक्ट जो ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है, वो ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राहुल ने बेल बजाई, राहुल ने बजाई, क्या बजाई? बेल बजाई। तो राहुल का जो एक्शन हुआ, वो एक्शन क्या था? बजाना। और बजाने का जो इफेक्ट किस पे आया? बेल पे आया, क्योंकि क्या बजाई? बेल ही तो बजाई। तो बेल हो जाता है, क्योंकि इफेक्ट किस पे आया? बेल पे आया, राहुल के एक्शन का, रैंग करने का। तो बेल हो जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को ही हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं रिसीवर। करेक्ट। तो राहुल डूअर हो जाता है और बेल ऑब्जेक्ट हो जाता है या रिसीवर हो जाता है। तो इस सेंटेंस में आप देखो, डूअर अलग है और रिसीवर अलग है। इस सेंटेंस में डूअर अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, रिसीवर अलग है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? है ना। ऑब्जेक्ट अलग है, रिसीवर अलग है और डूअर अलग है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक सेंटेंस लिख देती हूँ कि आई एम enjoying at the party, आई एम एंजॉइंग एट द पार्टी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सेंटेंस में देखती हूँ कि आई एम एंजॉइंग एट द पार्टी, मैं पार्टी में एंजॉय कर रही हूँ, तो आई, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो है आई, ठीक है। एम क्या हो जाती है बेटा? एम हो जाती है ऑक्सिलरी वर्ब। आप सभी को पता होगा, हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। और एंजॉइंग क्या हो जाता है? एंजॉइंग हो जाती है मेन वर्ब। एंजॉय क्या हो जाती है? मेन वर्ब हो जाती है, ठीक है, मेन वर्ब हो जाती है। अब पार्टी क्या हो जाता है? पार्टी ऑब्जेक्ट हो जाता है। पार्टी क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। एट हो जाती है प्रीपोजिशन। एट क्या हो जाती है? प्रीपोजिशन। तो लेकिन ये जो पार्टी ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये जो पार्टी ऑब्जेक्ट है, ये एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ दो पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक है प्रीपोजिशन और एक है वर्ब। ये दो ही पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। और ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी बताई है कुछ मिनट पहले, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ यूज़ होते हैं जब वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। अब ये तो पार्टी जो है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन एंजॉय का ऑब्जेक्ट कहाँ है? एंजॉय का तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एंजॉय का तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एंजॉय का तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब मैं पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अगर पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं ही डूअर हूँ और उस एंजॉयमेंट का भी असर भी मुझ पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब आई ही यहाँ पे डूअर हो गया और आई यहाँ पे रिसीवर हो गया। आई यहाँ पे रिसीवर हो गया, मतलब डूअर और रिसीवर यहाँ पे एक है। यहाँ पे डूअर भी आई है और रिसीवर भी आई है, इसलिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। इसलिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो आई के अकॉर्डिंग यूज़ होने वाला जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हो जाता है माई सेल्फ। क्या हो जाता है बेटा? माई सेल्फ। क्या हो जाता है? माई सेल्फ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नाउ देखिए, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, लेकिन अगर अभी ये तभी करना है, इन वर्ब्स को देखने के बाद तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो तब मत कर दीजिएगा। अगर इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट है
तो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ मत कीजिए। लेकिन अगर इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ये वर्ब्स अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले रही हैं, देन आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। ये वर्ब्स आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, राइट। जैसे इंट्रोड्यूस हो जाता है, प्रेजेंट एब्सेंट को एक साथ याद कर लीजिए, ठीक है। अवेल, एंजॉय, ले को एक साथ याद कर लीजिए। प्राइड और सेटिस्फाई, एस, ठीक है ना। अप्लाई करना और रिजाइन करना, ठीक है। देखो जैसे इसको ट्रिक से याद कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में रह जाए। सबसे पहले देखो इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस तो आपको याद रह जाएगा। इंट्रोड्यूस सिंपल सा वर्ब है, इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। अब प्रेजेंट एब्सेंट दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो प्रेजेंट और एब्सेंट एक साथ याद हो जाएगा। अवेल, एंजॉय, ले, ठीक है। ले करते हैं, देन उस चीज़ को जब हम अवेल करते हैं तो हम एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लीजिए, जब हम किसी चीज़ को अवेल करते हैं ना तो तब हम उसे एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने के बाद हम ले हो जाते हैं, करेक्ट। फिर प्राइड सेटिस्फाई को ऐसे याद कर लीजिए कि जब मैं बहुत प्राइड होता हूँ ना तो तब मैं बहुत सेटिस्फाई हो जाता हूँ, करेक्ट। अप्लाई और रिज़ाइन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आपने एक तरफ तो अप्लाई किया और दूसरी तरफ आपने रिज़ाइन कर दिया, ऐसे याद कर लीजिए। चीट और प्रोस्ट्रेट याद कर लीजिए, और हर्ट और एवेंज याद कर लीजिए। हर्ट और एवेंज, ठीक है, याद हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। All right. I have availed myself of the opportunity. अब मुझे बताइए, अवेल आ गया है वर्ड, मैंने आपको बताया है कि अवेल के बाद हमेशा क्या आएगी, अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। सबसे पहले चेक करना है कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है या नहीं है, तभी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे आई हैव अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब मुझे बताइए, अवेल के बाद देखिए आई क्या हो जाता है, डूअर हो जाता है, ठीक है। हैव हो जाती है ऑक्सिलरी वर्ब, अवेल हो जाती है मेन वर्ब, और ऑफ हो जाती है हमारी प्रेपोजिशन, और द अपॉर्चुनिटी हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे गिवन नहीं है। जब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो आप यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या आएगा, माई सेल्फ, ना कि आई, करेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट, प्रीति इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फादर। प्रीति ने मुझे अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाया। तो प्रीति क्या है, डूअर है, मतलब सब्जेक्ट हो जाता है। इंट्रोड्यूस क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है, और मी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। टू हो जाती है प्रेपोजिशन, और हर फादर हो जाता है ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मी, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट है। जब इंट्रोड्यूस का भी ऑब्जेक्ट है तो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस के बाद तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोड्यूस अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, करेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, प्रीति इंट्रोड्यूस टू हर फादर। अब ये सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया है कि प्रीति इंट्रोड्यूस टू हर फादर। अब आप देखोगे कि इंट्रोड्यूस के बाद यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोड्यूस वर्ब है और उस वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रीति के अकॉर्डिंग यूज़ होने वाला क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ। क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, प्रीति इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू हर फादर। प्रीति इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू हर फादर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो ही नहीं सकते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज मत कीजिए। जैसे मैंने बोला ही एंड माई सेल्फ आएगा कि आई आएगा, हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। तुम और मैं पार्टी में इन्वाइट हो चुके हैं। आपको मैंने बताया था कि जो एंड है ना बेटा, एंड एक कंजंक्शन है।
और एंड कंजंक्शन है, और कंजंक्शन हमेशा दो सिमिलर चीज़ों को जोड़ता है। दो सिमिलर चीज़ों को, कंजंक्शंस जो होते हैं ना, दो सिमिलर चीज़ों को जोड़ते हैं, मतलब सिमेट्री फॉलो करते हैं। अगर एंड से पहले सब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी सब्जेक्ट होगा, एंड से पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो एंड से पहले अगर ही है तो बाद ही, और ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है कि नहीं। तो एंड के बाद भी तो सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इसलिए माई सेल्फ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, हर सेल्फ एंड शी एंड आई आर गोइंग, हर सेल्फ आएगा या शी आएगा, एंड आई आर गोइंग टू मीट मिसेस संतोषी। तो वह और मैं मिसेस संतोषी से मिलने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हर सेल्फ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, शी का यूज हो जाएगा, करेक्ट। शी एंड आई आर गोइंग टू मीट मिसेस संतोषी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकते। इतनी बात क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल कहता है रूल ऑफ नीदर और नन एंड ईदर, एनी और एनीवन। ऑल राइट, रूल ऑफ नीदर, देखिए नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और ये होता है नेगेटिव सेंस के लिए। नन का भी मतलब होता है कोई नहीं, और ये भी होता है नेगेटिव सेंस के लिए। लेकिन नीदर होता है दो के लिए यूज, लेकिन नन होता है मोर देन टू के लिए। इतनी बात क्लियर है। नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, नन का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। नीदर होता है नेगेटिव सेंस के लिए, नन भी नेगेटिव सेंस के लिए। नीदर होता है दो के लिए यूज, और नन होता है दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। सिमिलरली ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और एनी और वन ऑफ का मतलब होता है कोई एक, ठीक है, बहुत सारों में से कोई एक। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और एनी और वन का मतलब होता है बहुत सारों में से कोई एक। ईदर भी पॉजिटिव है, एनी वन भी पॉजिटिव है, करेक्ट। ईदर यूज होता है दो के लिए, और ये यूज होता है मोर देन टू के लिए। इतनी बात क्लियर है। चलिए सेंटेंसेस समझते हैं। आई हैव 3 बुक्स बट नन आएगा कि नीदर आएगा इज ऑन संस्कृत। मेरे पास 3 किताबें हैं, लेकिन उनमें से कोई भी संस्कृत के ऊपर नहीं है। तो जब मेरे पास 3 किताबें हैं, 3 किताबों की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो मैं नीदर का यूज़ नहीं करूँगी, मैं यूज़ करूँगी नन का। क्यों? क्योंकि नीदर यूज़ होता है दो के लिए, और यहाँ पे बात हो रही है 3 किताबों की, इसलिए मैं यूज़ करूँगी नन का, करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, मारिया हैज़ 4 चिल्ड्रन बट एनी आएगा या एनी वन आएगा। Maria has 4 children but any या any one of them is highly intelligent, ठीक है। Maria has 4 children but any आएगा या any one आएगा, उनमें से कोई एक बहुत ही इंटेलिजेंट है। मारिया के 4 बच्चे हैं और उनमें से कोई एक बहुत इंटेलिजेंट है। अब 4 बच्चों की बात हो रही है, कितने बच्चों की बात हो रही है, 4 बच्चों की बात हो रही है, मतलब 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो मैं एनी भी यूज़ कर सकती हूँ और एनी वन भी यूज़ कर सकती हूँ, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता ईदर, अगर यहाँ पे ईदर लिखा होता कि मारिया हैज़ 4 चिल्ड्रन बट ईदर ऑफ दैम इज़ हाईली इंटेलिजेंट, तब ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि हमारे 4 चिल्ड्रन की बात हो रही है, लेकिन ईदर तो सिर्फ 2 के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो आप यहाँ पे एनी ऑफ भी लिख सकते हो और एनी वन ऑफ का भी यूज कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, ओके, देखिए हु और हुम में क्या डिफरेंस है। हु और हुम का रूल समझते हैं। हु और हुम में क्या डिफरेंस है। देखिए हु जो यूज होता है ना, हु यूज होता है पर्सन के लिए, हुम भी यूज होता है पर्सन के लिए,
हु भी यूज होता है पर्सन के लिए, हुम भी यूज होता है पर्सन के लिए, और दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, करेक्ट। और रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो अपने पहले आए हुए, इमीडिएटली पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो उन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, मैंने अपने सेशन में भी पढ़ाया है, करेक्ट। अब हु भी पर्सन के लिए हो रहा है, हुम भी पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन डिफरेंस ये है कि हु सब्जेक्ट बनता है लेकिन हुम ऑब्जेक्ट बनता है। हु एज ए सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है, बल्कि हुम एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है, ठीक है। हु का जो सेंस निकल के आता है ना हिंदी में, वो आता है जो, जिसने, और हुम का सेंस आता है जिसको। हुम का सेंस आता है जिसको। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जब देखिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन को रेफर करता है, नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसके बाद आने वाली वर्ब, इसके बाद आने वाली वर्ब इस नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु से पहले, हु अपने पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है, और हु के बाद आने वाली वर्ब हु से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करती है, और इसी नाउन प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो हु के बाद आने वाली वर्ब एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये वर्ब यूज हुई है, क्योंकि हु के बाद ये वर्ब यूज हुई है, इसलिए हु यूज होता है एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। हुम का स्ट्रक्चर, हुम भी अपने आने वाले पहले नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है, प्रोनाउन को रेफर करता है, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट आता है और इसके बाद वर्ब आती है, तो इसलिए इसकी कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही तो वर्ब लेता है ना। वर्ब कौन लेता है? जिसके लिए सब्जेक्ट क्या है, जिसके लिए वर्ब यूज हो रही है, वही तो सब्जेक्ट कहलाया जाता है। सब्जेक्ट क्या है? अगर मैं सिंपल भाषा में समझूं, जिसके लिए वर्ब यूज हो रही है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रही है वो इस सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है ना, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हु यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है, और हुम के लिए कोई वर्ब यूज नहीं हो रही है, इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है, और ये वर्ब इस सब्जेक्ट की है, इसलिए हुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई शूज। ये वो बॉय है जिसने मेरा शूज स्टॉल किया है। सो दिस इज द बॉय। देखिए हु से देखिए हु सबसे पहले किसके लिए यूज हो रहा है? बॉय के लिए। हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट इमीडिएटली पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के लिए ही यूज होते हैं। तो हु किसके लिए यूज हुआ है? बॉय के लिए यूज हुआ है, और ये क्या है? नाउन है, ठीक। हु के बाद आने वाली वर्ब, हु के बाद आने वाली वर्ब इस पे डिपेंड करती है, मतलब एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है। तो बॉय के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉय सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आ जाती है? सिंगुलर वर्ब आ जाती है, सिंगुलर वर्ब आ जाती है। तो द बॉय हु हैज स्टोलन माई शूज, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई शूज, ठीक है। तो बॉय यहाँ पे क्या हो जाता है? एंटीसीडेंट। क्या हो जाता है? एंटीसीडेंट, करेक्ट है। क्योंकि बॉय पर्सन है, इसलिए हु यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? पर्सन के लिए यूज हो रहा है। ये भी बात नोट कर लीजिए, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द गर्ल whom the school supported financially topped the board exam। लड़की जिसको, देखो सेंस किसका आया? जिसको। किसका सेंस आया? जिसको। तो लड़की जिसको स्कूल सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, उसने बोर्ड एग्जाम्स को टॉप कर दिया, उसने बोर्ड एग्जाम्स को
टॉप कर दिया। तो देखो whom से पहले आने वाला जो नाउन है वो क्या है, गर्ल है, गर्ल है कि नहीं, जिसके लिए whom यूज हुआ है वो तो गर्ल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कोई वर्ब है, नहीं, आप बोलोगे नहीं है, तो इसलिए whom क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे who क्या हो जाता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इसलिए ही कहते हैं कि who एज अ सब्जेक्ट यूज होता है और whom एज अ ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, करेक्ट। तो whom के बाद क्या आया, द स्कूल, ये सब्जेक्ट, और सपोर्टेड ये इसकी वर्ब, ठीक है। फाइनेंशियली टॉप्ड द बोर्ड एग्जाम। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। और गर्ल क्योंकि पर्सन है इसलिए whom यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, पर्सन के लिए भी यूज हुआ है। तो ये जो सारे मैं छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको बेसिक पॉइंट्स बता के चल रही हूँ, ये आपको सब ध्यान में रखना है अगर आप एक मीन्स लेवल तक का एरर हिट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारे की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। ओके गाइज, सो ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, राइट। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो लगे रहिए अपनी तैयारी में, बढ़िया से बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है, और हार्ड वर्क करते रहिए। ओके, पक्का आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए एंड गॉड ब्लेस यू एंड कीप इट अप। ओके, चलिए।